हेलो गाइज, आज के टॉपिक में कुणिद युद्धों शासकों से संबंधित कुछ प्रश्नों को लाए हैं पीसीएस मेंस के लिए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सामने बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। और इस टॉपिक में कुणिद और युद्धों से संबंधित थी उनकी राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक विशेषताएं, युद्धों और कुणिदों की समानताएं और योद्धों और कुणिदों की प्राचीन भारत में गणराज्य में योगदान, योद्धों जनजाति का स्वतंत्रता और क्रियात्मक और विदेशी आक्रमणों से खुद का संघर्ष रहित विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। इसके हमने पहले ही पॉइंट को लेते हैं कि कुणिद जनजाति की राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक विशेषताओं की विवेचना करनी है। किसी भी जाति के बारे में, उसके परिचय के बारे में बताया जाएगा। जैसे कुणिद जनजाति जो थी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक गढ़वाल, कुमाऊं और हिमाचल के क्षेत्रों में, पूरा उत्तराखंड और हिमाचल के क्षेत्र में सक्रिय थी। कुणिद जनजाति को उत्तराखंड की सबसे प्राचीन संगठित होकर रहने वाली जनजाति माना जाता है। कुणिद जनजाति की राजनीतिक विशेषताओं की बात करें, कुणिद एक गणराज्य था जहां सत्ता सामूहिक रूप से संचालित होती थी। इसके सिक्कों पर राजन कुणिदस अमोघ भूति इसका शक्तिशाली शासक रहा है जैसी अभिलिपियां राजनीतिक संगठन का संकेत देती हैं, जिससे पता चलता है कि पूरा का पूरा ये कुणिद वंश क्या था, एक गणराज्य था, संगठन में काम करता था, स्वतंत्रता प्रिय थे और विदेशी आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित रखते थे। यदि कोई विदेशी उन पर आक्रमण करता था तो वे सब एकजुट होकर अपने आप को सुरक्षित रखते थे। उन्हें स्वतंत्रता प्यारी थी, ना कि किसी के अधीन रहना। आर्थिक विशेषताओं की बात करते हैं। कुणिद जनजाति कृषि एवं पशुपालन इनकी मुख्य आजीविका के स्रोत रहे हैं। सिक्कों पर का प्रचलन की बात करते, आर्थिक समृद्धि व्यापार का प्रमाण सिक्कों के प्रचलन से पता चलता है। जब कोई भी आज के समय में अगर देखा जाए कोई व्यापार करता है तो उससे उसका जो व्यापार बढ़ता है और उसके लिए बदले में वह पैसे इकट्ठे करता है। तो यही था कि सिक्कों का प्रचलन भी आर्थिक समृद्धि व्यापार का प्रमाण देते हैं कि कुणिद वंश व्यापार करके सिक्कों का प्रचलन करता था। उत्तराखंड के व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण, जिससे कर व वाणिज्य लाभ प्राप्त हो सके। कुणिद शासन का जहाँ निवास स्थान था लगभग पूरे उत्तराखंड और हिमाचल के क्षेत्र में था, तो जो मार्ग थे जिनसे व्यापार होता था उन मार्गों से वे कर लेते थे टैक्स और वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करते थे उससे। धार्मिक विशेषताओं की बात करें, शिव एवं नंदी की पूजा सिक्कों का अंकन करती है। इनके सिक्कों पर शिव और नंदी की मूर्ति थी, जिससे पता चलता है कि ये शिव और नंदी की पूजा करते थे। वैदिक परंपरा के साथ साथ स्थानीय प्रकृति पूजा प्रचलित थी। ये वैदिक परंपरा के साथ साथ मतलब स्थानीय प्रकृति की पूजा भी विशेषता करते थे। जैसे बौद्ध धर्म का भी कुणिदों पर प्रभाव था। इसका निष्कर्ष अगर में किसी क्वेश्चन का बाद में हमें निष्कर्ष निकालना होता है। कुणिद जनजाति राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक आत्मनिर्भरता थी। वे लोग आर्थिक आत्मनिर्भर थे, ना कि किसी पर डिपेंड थे, और धार्मिक बहुलता का उत्कृष्ट उदाहरण थी, जिसने उत्तराखंड की संस्कृति की नींव को मजबूत किया। उत्तराखंड की संस्कृति की नींव, कल्चरल डेवलपमेंट की जो नींव थी वो कुणिद शासन से ही आई थी। और यदि कुणिद के सिक्कों की पर भी बात करें तो यह लगभग उसमें भी सेम ही होता है कि सिक्कों में क्या था जो अभी पीछे बताया गया है। और उसका निष्कर्ष थोड़ा चेंज हो जाएगा कि यह जो इनके सिक्के थे वे कुणिद शासक के एक अनमोल सूचक था। निष्कर्ष में हम ये लिख सकते हैं। उसके नेक्स्ट पॉइंट को बताने से पहले बात करेंगे कि कुणिद एवं योद्धों जनजाति का प्राचीन भारत की गणराज्य परंपरा में योगदान कैसा रहा। कुणिद और योद्धों कैसे प्राचीन भारत की गणराज्य परंपरा में इन्होंने अपने विशेष योगदान दिया था।
परिचय की बात करें तो वही कि प्राचीन भारत में अनेक जनजातियां गणराज्य परंपरा का निर्वाह करती थी। जो कुणिद और योदेव दोनों थे, ये दोनों ही गणराज्य थी। कुणिद उत्तराखंड हिमालय के क्षेत्र में थे और योदेव पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी के क्षेत्र में निवास करती थी। योदेव और कुणिदों का क्या था, आपस में व्यापार होता था। कुणिद जनजाति का योगदान की बात करें तो संगठित गणराज्य के रूप में सत्ता संचालन थी, क्योंकि संगठन में काम करते थे। और संगठन की विशेषता यह थी कि उस संगठन में अगर कोई काम करता है तो उनके सभी कार्य बहुत जल्दी हो जाते हैं। सिक्कों पर वही था कि इनका जो शासक था अमोघ भूति, उनके सिक्कों पर नंदी और शिव की जो आकृति बनी हुई थी और राजन कुनिंदस अमोघ भूतिज, क्योंकि अमोघ भूति इनका बहुत ही शक्तिशाली शासक रहा है। उसकी स्वतंत्र शासन और बाहरी आक्रमण से विशेषतः अपनी रक्षा करती थी। व्यापार मार्गों पर यह अपने आर्थिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए टैक्स लेते थे। इनका नियंत्रण था, तो दूसरे जो इनके मार्गों से व्यापार करेंगे तो वो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ लेते थे, जिसे टैक्स कहते हैं। योदेव जनजाति का योगदान की बात करें तो नाम से स्पष्ट होता है कि योदेव का मतलब युद्ध कला में दक्ष और स्वतंत्र। इनके सिक्कों पर, योदेव के सिक्कों पर क्या थी, कार्तिक की छवि थी और सैन्य शक्ति का प्रतीक। ये योद्धे कुषाण और शक आक्रमण के विरुद्ध संघर्ष कर गणराज्य परंपरा की रक्षा करते थे। कुषाण और शक को इन पर बार बार आक्रमण करते थे, खुद को की रक्षा करते थे। गणराज्य परंपरा की भी अपने राज्य की रक्षा करते थे। सामूहिक निर्णय युद्ध परिषद का संगठन था। इनके जो भी निर्णय होते थे सामूहिक रूप से ले जाते थे और युद्ध परिषद मतलब इनकी एक छोटी सी युद्ध परिषद थी और उस परिषद में युद्ध के निर्णय लिए जाते थे। निष्कर्ष है इस पूरे क्वेश्चन का, योदेव और कुणिदों की प्राचीन भारत की गणराज्य परंपरा का जो निष्कर्ष है वो ये है कि दोनों जनजातीय राजनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य शक्ति और सामूहिक निर्णय लेने की प्रणाली थी इनकी। इन्होंने भारत की प्राचीन गणराज्य परंपरा को जीवित रखकर आगे आने वाले लोकतांत्रिक विचारों की नींव, जो आज भारत में लोकतांत्रिक नींव है, उसमें भी इनका भी बहुत योगदान रहा है। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट पॉइंट की कि योदेव जनजाति की स्वतंत्रता, प्रियता एवं युद्ध कला का मूल्यांकन कैसे करना है, इसके परिचय की बात करते कि योदेव जनजाति का जो स्वतंत्रता प्रिय युद्ध कला का जो परिचय है। परिचय की योदेव जनजाति प्राचीन भारत की प्रसिद्ध गणराज्य शक्ति थी और इसका क्षेत्र था कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी। स्वतंत्रता प्रियता की बात करें तो इनके नाम से ही पता चलता है कि युद्धशील और स्वतंत्रता प्रेमी स्वभाव को दर्शाता है योदेवों के। कुषाण, शक और अन्य विदेशी आक्रमणकारी भी भारत पर लगातार आक्रमण करते थे और उनसे अपनी स्वयं की रक्षा करते थे। गणराज्य व्यवस्था में सामूहिक निर्णय और सत्ता का संचालन था, जिससे बाहरी प्रभाव से मुक्त रहे। इनके जो भी निर्णय होते थे, ये किसी युद्ध से लेकर हो, व्यापार से लेकर हो, आदि जो भी निर्णय थे सामूहिक लिए जाते थे और सत्ता का संचालन आगे कैसे करना है वे सब, ताकि कोई बाहरी इनके बीच में युद्ध न करा सके। बाहरी शक्ति। युद्ध कला की बात करते हैं, योदेव सैनिक संगठन अत्यंत मजबूत था, क्योंकि इनके सामूहिक निर्णय होते थे और सत्ता का भी हो चाहे कोई भी निर्णय हो सामूहिक होता था। इस वजह से इनके सैनिक संगठन था बहुत मजबूत था, जिससे कोई भी बाहरी इनके बीच में मतभेद पैदा नहीं कर पाता था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय को युद्ध के देवता कहा जाता और भगवान महादेव और गौरी के पुत्र हैं, सब बड़े पुत्र कार्तिकेय का अंकन था। उनकी युद्ध प्रिय मानसिकता का प्रमाण है। सामूहिक युद्ध नीति परिषद अनुशासित सेना इनके सामर्थ्य का घोतक रही है। इनकी जो सेना थी अनुशासन में ही रहती थी। गुरिल्ला युद्ध कला और प्रतिरोध क्षमता के लिए प्रसिद्ध रही है योदेवों की सेना। हम बात करते हैं, हमने इतिहास में पढ़ा कि गुरिल्ला पद्धति भारत में गुरिल्ला पद्धति बाबर से पहले योदेव शासकों ने भी अपनाई है। निष्कर्ष है इसका कि योदेव जनजाति ने अपनी वीरता, संगठन और स्वतंत्रता प्रिय से भारत की गणराज्य परंपरा को सशक्त किया और विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष का उदाहरण प्रस्तुत किया है। बात करते हैं कुणिद एवं योदेव गणराज्यों में समानता क्या थी।
उत्तराखंड और हिमाचल के क्षेत्र में कुणिद थे। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में योधेय थे। तो इन दोनों के अलग अलग राज्य होने के बाद भी इनकी विशेषता क्या थी या समानताएं क्या रही है? दोनों जनजातियां गणराज्य परंपरा का निर्वाह करती थी। स्वतंत्रता प्रिय एवं विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध सिक्कों का निर्गमन राजनीतिक स्वायत्तता व आर्थिक समृद्धि का प्रतीक रही है। धार्मिक प्रतीक की बात करें तो कुणिदों के सिक्कों पर शिवनंदी, योधेयों के सिक्कों पर कार्तिकेय की आकृति थी और दोनों की सैन्य शक्ति व संगठन क्षमता उल्लेखनीय है। इन्होंने प्राचीन भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को जीवित रखा है। गाइस, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट टॉपिक में हम कत्यूरी शासन की बात करेंगे और कल के टॉपिक संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।